ये सोचने वाली बात है ना, कि दूध तो कुछ ही दिनों में खराब हो जाता है, पर लोहे में जंग लगने में महीनों लग जाते हैं। कुछ बदलाव तो पलक झपकते ही हो जाते हैं और कुछ में मानो पूरी जिंदगी लग जाती है। आज हम इसी के पीछे का राज जानने वाले हैं। ये बात तो हम सब ने सुनी है ना? अ डायमंड इज फॉरएवर। हीरा मतलब हमेशा के लिए, कभी न खत्म होने वाला। एक ऐसी चीज जिसे हम सच मानकर चलते हैं, एक ऐसा सिंबल जो कभी नहीं बदलता। लेकिन क्या हो अगर ये बात पूरी तरह सच ना हो? अगर विज्ञान की नज़र से देखें तो ये कीमती पत्थर असल में हमेशा के लिए है ही नहीं। बस यही वो दिलचस्प पहेली है जिसे आज हम रासायनिक गतिकी यानी केमिकल काइनेटिक्स की मदद से सुलझाएंगे। तो चलिए इस राज से पर्दा उठाते हैं। देखिए, बात सिर्फ हीरे की नहीं है, ये तो केमिस्ट्री के एक बहुत ही बुनियादी सवाल से जुड़ा है कि आखिर ऐसा क्यों होता है कि कुछ केमिकल चेंजेस तो पलक झपकते ही हो जाते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो शायद हमारी पूरी जिंदगी में भी देखने को ना मिले। इसका जवाब ना साइंस की दो अलग अलग शाखाओं में छिपा है। इसे ऐसे समझते हैं, मान लीजिए किसी को पहाड़ पर चढ़ना है, तो थर्मोडायनामिक्स यानी ऊष्मा गतिकी ये बताएगी कि क्या चोटी पर पहुंचना मुमकिन भी है या नहीं। और हाँ, थर्मोडायनामिक्स के हिसाब से हीरे का ग्रेफाइट में बदलना बिल्कुल मुमकिन है। लेकिन केमिकल काइनेटिक्स यानी रासायनिक गतिकी ये बताती है कि वहां पहुंचने में आखिर वक्त कितना लगेगा, और हीरे के मामले में जवाब है अरबों साल। तो असल में केमिकल काइनेटिक्स स्पीड का साइंस है, और ये सिर्फ किताबी बातें नहीं है। यही वो चीज है जो तय करती है कि लोहे पर जंग कितनी तेजी से लगेगा, दवाइयां हमारे शरीर में कितनी जल्दी काम करेंगी, या फिर खाना कितनी जल्दी खराब होगा। मतलब हमारे आसपास होने वाले हर बदलाव की रफ्तार इसी के हाथ में है। अच्छा, तो ये समझना कि कोई रिएक्शन तेज है या धीमा, ये तो एक बात हुई। लेकिन साइंस में हमें चीजों को नापना पसंद है ना? बिल्कुल सटीक। तो सवाल ये है कि किसी केमिकल चेंज की स्पीड को आखिर नापा कैसे जाए? इसका जो कोर कॉन्सेप्ट है वो है रेट ऑफ रिएक्शन यानी प्रतिक्रिया की दर। आसान भाषा में कहें तो एक तय समय में कितने रिएक्टेंट्स इस्तेमाल हो रहे हैं या फिर कितने प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, ये उसी का हिसाब है। इसे केमिस्ट्री का स्पीडोमीटर भी कह सकते हैं। यहाँ एक बहुत बढ़िया एनालॉजी काम आती है। जैसे कार की स्पीड किलोमीटर प्रति घंटे में नापते हैं, मतलब समय के साथ दूरी में कितना बदलाव आया, बिल्कुल वैसे ही रिएक्शन के रेट को कॉन्सेंट्रेशन प्रति सेकंड में नापा जाता है, यानी समय के साथ किसी केमिकल की मात्रा में कितना बदलाव आया। लेकिन कहानी में एक छोटा सा ट्विस्ट है। मान लीजिए कोई लंबी कार यात्रा पर है, हो सकता है उसकी औसत गति 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो, ये हुई एवरेज रेट। लेकिन जब वो गाड़ी किसी शहर से गुजर रही हो तो उसकी स्पीड बहुत कम होगी, वो है इंस्टेंटेनियस रेट यानी उस पल की रफ्तार। केमिकल रिएक्शंस भी बिल्कुल ऐसे ही होते हैं। शुरुआत में वो तेज होते हैं और फिर धीरे धीरे धीमे पड़ जाते हैं। तो अब जब हम ये जान गए हैं कि स्पीड को नापना कैसे है, तो अगला बड़ा सवाल आता है, इसे कंट्रोल कैसे किया जाए? वो कौन से फैक्टर्स हैं या कहें कि कौन से नॉब्स हैं जिन्हें घुमाकर किसी रिएक्शन को तेज या धीमा किया जा सकता है? देखिए, मोटे तौर पर 3 मेन फैक्टर्स होते हैं। पहला है रिएक्टेंट्स का कॉन्सेंट्रेशन, यानी वो कितने ज्यादा या कम है। सोचिए, जितनी ज्यादा भीड़ होगी, लोगों के टकराने की संभावना उतनी ही बढ़ेगी। दूसरा है टेम्परेचर, जो मॉलिक्यूल्स को एनर्जी देता है। और तीसरा और बहुत ही दिलचस्प है कैटलिस्ट की मौजूदगी, जो एक तरह का केमिकल शॉर्टकट होता है। अब इन फैक्टर्स का असर समझने के लिए साइंटिस्ट्स रेट लॉ का इस्तेमाल करते हैं। इसे एक रेसिपी की तरह समझा जा सकता है, जो ये बताती है कि अलग अलग चीजों की मात्रा बदलने से डिश बनने की रफ्तार पर क्या असर पड़ेगा। चलिए एक असली उदाहरण देखते हैं। ये जो डेटा स्क्रीन पर है, ये नाइट्रोजन ऑक्साइड और ऑक्सीजन के बीच के रिएक्शन का है। अब इसमें जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये कि जब हम कॉन्सेंट्रेशन बदलते हैं तो रेट कैसे बदलता है। जरा इन नंबर्स को ध्यान से देखिए, क्या कोई पैटर्न नजर आता है? अगर एक्सपेरिमेंट 1 और 2 को कंपेयर करें तो पता चलता है कि NO की मात्रा डबल करने से रेट 4 गुना बढ़ गया। लेकिन वहीं एक्सपेरिमेंट 1 और 3 को देखें तो O2 को डबल करने से रेट सिर्फ डबल हुआ। इसका सीधा मतलब है कि ये रिएक्शन NO के कॉन्सेंट्रेशन में बदलाव के लिए कहीं ज्यादा सेंसिटिव है। अब सवाल यह है कि ऐसा क्यों होता है? और यहीं से एक बहुत ही जरूरी बात सामने आती है। हम सिर्फ कागज पर लिखी बैलेंस्ड इक्वेशन देखकर ये अंदाजा नहीं लगा सकते कि कोई रिएक्शन असल में कैसे बिहेव करेगा।
इसके लिए तो लैब में जाकर एक्सपेरिमेंट ही करना पड़ता है। केमिकल काइनेटिक्स असल में एक एक्सपेरिमेंटल साइंस है। चलिए अब थोड़ा और डीप डाइव करते हैं और दो ज़रूरी कॉन्सेप्ट्स को समझते हैं जो हमें किसी रिएक्शन के मैकेनिज्म को समझने में मदद करते हैं, ऑर्डर और मॉलिक्यूलैरिटी। अक्सर इन दोनों में कंफ्यूजन हो जाता है, लेकिन एक एनालॉजी से ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। सोचिए कोई केक बना रहा है, तो ऑर्डर ये बताता है कि अगर चीनी या आटा डबल कर दिया जाए तो केक कितनी तेजी से बेक होगा। ये एक एक्सपेरिमेंटल नतीजा है। वहीं मॉलिक्यूलैरिटी एक थ्योरेटिकल आइडिया है। ये बताता है कि बेकिंग के किसी एक स्टेप में कितनी चीजें एक साथ आकर मिल रही हैं। और जब कोई रिएक्शन कई स्टेप्स में होता है ना, तो उसमें हमेशा एक स्टेप ऐसा होता है जो सबसे धीमा होता है, एक तरह का बॉटलनेक। और यही धीमा स्टेप, जिसे रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कहते हैं, पूरे रिएक्शन की ओवरऑल स्पीड तय करता है। बिल्कुल एक रिले रेस की तरह, जहां टीम की स्पीड उसके सबसे स्लो रनर पे डिपेंड करती है। तो अभी तक हमने कॉन्सेंट्रेशन और टेम्परेचर की बात की, लेकिन रिएक्शन रेट को कंट्रोल करने का एक और भी जबरदस्त तरीका है, एक तरह का केमिकल शॉर्टकट। ये एक दिलचस्प फैक्ट है कि कई रिएक्शंस को सिर्फ 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाकर ही 2 गुना तेज किया जा सकता है। ये एक थंब रूल जैसा है, लेकिन हर बार टेम्परेचर बढ़ाना मुमकिन या सेफ नहीं होता। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मॉलिक्यूल्स को रिएक्ट करने के लिए एक दूसरे से काफी एनर्जी के साथ टकराना पड़ता है। इसी मिनिमम एनर्जी को एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। इसकी कल्पना एक पहाड़ी की तरह की जा सकती है, जिसे रिएक्टेंट्स को पार करके ही प्रोडक्ट्स में बदला जा सकता है। तो फिर एक कैटलिस्ट करता क्या है? देखिए, ये कोई जादू नहीं है, ये बस एक दूसरा आसान रास्ता बना देता है। ये उस एक्टिवेशन एनर्जी वाली पहाड़ी को छोटा कर देता है, जिससे ज्यादा से ज्यादा मॉलिक्यूल्स उसे आसानी से पार कर पाते हैं और रिएक्ट कर पाते हैं। ये कुछ ऐसा है जैसे पहाड़ पर चढ़ने के बजाय उसके नीचे से एक सुरंग बना दी जाए। और ये हमें वापस हमारी पहली पहेली पर ले आता है। तो हीरा हमेशा के लिए क्यों लगता है? क्योंकि हीरे से ग्रेफाइट बनने के लिए जो एक्टिवेशन एनर्जी की पहाड़ी चढ़नी पड़ती है, वो बहुत बहुत ज़्यादा ऊंची है। नॉर्मल टेम्परेचर पर मॉलिक्यूल्स के पास उतनी एनर्जी होती ही नहीं कि वो उस पहाड़ी को चढ़ पाएं। कम से कम हमारे टाइम स्केल पर तो बिल्कुल नहीं। तो यहाँ एक सोचने वाली बात है, अगर केमिकल काइनेटिक्स के नियमों को ठीक से समझ लिया जाए तो क्या किसी भी प्रोसेस को अपनी मर्जी से तेज या धीमा किया जा सकता है? क्या हम सही शॉर्टकट, सही कैटलिस्ट डिजाइन कर सकते हैं जिससे जो चीज़ हमेशा के लिए लगती है वो एक पल में हो जाए? बस यही केमिकल काइनेटिक्स की असली ताकत है और यही इसका